अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज़ आ रही है। सबसे पहले करनी बेटा ये क्वेश्चन जो कल मैंने कहा था वो ट्राई किया इसे। इसकी बी जो रिक्वायरमेंट है, बी और उसके नीचे जो अंडर और अप्लाइड वाली रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो हो गई कि नहीं? लेबर रेट एफिशिएंसी ओवर अंडर ओवर अप्लाइड और वेरिएबल और फिक्स्ड ओवरहेड्स वेरिएंसेस। काइंडली प्लीज स्पीड अप हियर। कहाँ तक हुआ ये? लगता है स्टार्ट नहीं किया हुआ। बेटा मुजफ्फर, बड़ी जाती की बात है यार, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मुझे आपने मुझे क्या पूछा? जी माय डियर, कोई इंटरेस्टेड नहीं माय डियर? इसकी बी और सी रिक्वायरमेंट्स हो गई कंप्लीट? बट अतीक साहब, मेरा सवाल क्या है और आपकी तरफ से क्या चीज आ रही है इसमें? सर जी, अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपको इशू आया होगा ये लॉसेस के एंगल से। लॉसेस दिए थे, एक्चुअल क्वांटिटी वगैरह दी हुई थी। मैं बात कर रहा था बी और सी रिक्वायरमेंट की, उससे अब ये आ ही नहीं रहा है। तो ये लॉसेस के एंगल से ना इंशाल्लाह हमने अब डिस्कशन फाइनल अपनी करनी। तो आई होप कि बी और सी रिक्वायरमेंट में तो कोई इशू नहीं आया होगा। लेकिन आपके रिस्पॉन्सेज से महसूस हो रहा है कि आपको शायद टाइम ही नहीं मिला। तो ये जो मिक्स और यील्ड वेरिएंस है, इसको डेफिनेटली अभी आप एक क्वेश्चन मार्क रखें। इसमें ये जो लॉसेस की परसेंटेज आई हुई है, वैसे तो मेरा गुमान है कि अगर आपने कुछ दिन पहले जो मैंने आपको आइडियल केमिकल्स कहा था, उसमें एक 2% ऑफ आउटपुट जब वर्ड यूज हुआ था, तो आई होप वो तो आपने किया हुआ है। अब यहाँ 6% ऑफ आउटपुट वर्ड है। हम शायद किसी और चीज से जरा यूज टू हैं इनपुट के वर्ड से। तो लॉस की परसेंटेज इनपुट की बेस पे भी हो सकती है और आउटपुट की बेस पे भी हो सकती है। तो ये चंद एक क्वेश्चन जरा इकट्ठे हो जाएं जरा। एक क्वेश्चन और था ब्रेक इवन एनालिसिस में ही, क्वेश्चन नंबर 4 बाय द नेम ऑफ, जस्ट एक मिनट में जरा, ब्रेक इवन के चैप्टर में जो इंस्पेक्टेड यूनिट्स का वर्ड था, फिर प्रोसेस कॉस्टिंग में तो खैर काफी बातें आती नहीं। ये अल्टर लिमिटेड एक क्वेश्चन था। तो सर मैं चाह रहा हूँ जरा बहुत से क्वेश्चन जरा ये जो पहले हो चुके हैं उन हर एक में क्या कैसे हुआ। उसमें एक 5% ऑफ इंस्पेक्टेड यूनिट्स वर्ड था। तो एक जैसा होता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज बेस्ड ऑन सेल, बेस्ड ऑन कॉस्ट, इसी तरह एग्जामिनर की चॉइस है कि वो लॉस की परसेंटेज किसकी बेस पे बनाए। वो इनपुट की बेस पे भी बनाता है। कुछ क्वेश्चन में वर्ड आउटपुट लिखा होता है, इंस्पेक्टेड यूनिट्स लिखा होता है, टेस्टेड यूनिट्स एक वर्ड आता था प्रोसेस कॉस्टिंग में। तो ये वाली जो चीज़ है ये मैं चाह ये रहा हूँ कि मैं इसको इकट्ठा किसी दिन डिस्कस करूँ जब हम थोड़ा सा लॉसेस और कंप्लीट कर लें। ठीक है? तो मेरी आपसे दोबारा मेरा सवाल पता नहीं क्या होगा और आपका जवाब अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या आएगा। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि क्या रिक्वायरमेंट ए के अलावा बी और सी कंप्लीट हो गए? आई होप कि मुझे उसका सही जवाब मिल सकता है। बड़ा मोहतशिम, ये बड़ा अजीब सा बड़ा आपका क्वेश्चन है यार। आपसे ये पहले भी बड़ा बहुत कुछ डिस्कस हुआ था कि केजीस किसे कहते हैं। अब फिर मुझे मोहतशिम साहब का जो सवाल है वो, फिर मैंने सवाल क्या पूछा है, मुझे जवाब क्या है
परसेंटेजेस में मसला। सर जी केजीज ही, अगर केजीज में प्रोडक्शन हो रही हो तो केजीज ही यूनिट्स होते हैं यार, और अगर पाउंड्स में प्रोडक्शन हो रही है तो पाउंड्स यूनिट्स होते हैं। तो केजीज से केजीज बनेंगे, वो केजीज यूनिट्स कहलाएंगे। अच्छा, इसको मैं ए रिक्वायरमेंट को भी छोड़ रहा हूँ, इसको मैं जरा इकट्ठा करना चाह रहा हूँ 2-3 क्वेश्चंस के साथ और। तो ये जो बीच में मैंने कुछ क्वेश्चंस मेंशन किए हैं, ये काइंडली जरा अगर आप भी जहन में रख सकें, मैं भी आई विल ट्राई के सब इकट्ठे हो जाए। आज आपको जरा एक क्वेश्चन मैंने और देना पहले, फिर ये सब कुछ जब इकट्ठा हो जाएगा तो लॉसेस के एंगल से फाइनल मसला रहेगा। बाकी चीजें आप बीच में करते रहें, जैसे वो मैं लॉसेस बताऊंगा बाकी फिगर्स तो इंशाल्लाह आपको याद आ जाएंगी। तो एक क्वेश्चन जरा और आज करके लिए रखना है, जरा इसी चैप्टर में जो कल शुरू किया था, इसी चैप्टर में 1 मिनट आएगा। जी मोहतरम, यकीनन आप जो बात कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली बेटा मैंने वो बात नहीं की है। आपने पहले क्या पूछा है, अब किन चक्करों में पड़ गए। मैं सर जी ये कह रहा हूँ कि केजीज ही यूनिट्स होते हैं और लॉस हुआ हुआ है, देयरफॉर इनपुट केजीज और आउटपुट केजीज में फर्क होगा। पहले आपने क्या बात कर दी है, अब मैंने क्या जवाब दिया है और आप पहुंच कहाँ गए हैं। ठीक है सर, अब कोई नया सवाल बना लें। लॉस होने की वजह से ऑब्वियसली इनपुट केजीज और आउटपुट केजीज में फर्क है, लेकिन केजीज ही यूनिट्स हैं। आपका पहला सवाल और था, तो आपको नया चेंज करके पूछना। ये जो कल हमने बड़ा डिस्कशन एक स्टार्ट की थी, इसमें जरा आइएगा, इसमें पेज नंबर करने की जरा ढूंढना आपने 72। इतना सॉल्ट लेदर के नाम से आपको क्वेश्चन मिलेगा। वैसे ही जरा ढूंढते ढूंढते क्वेश्चन जरा, क्या इनपुट क्वांटिटी और आउटपुट क्वांटिटी सेम होगी? सेम होनी चाहिए अगर लॉस नहीं है तो, लेकिन अगर लॉसेस हो तो इनपुट क्वांटिटी ज्यादा होगी और आउटपुट क्वांटिटी कम होगी। लेकिन बस 12 मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर लॉस है तो इनपुट माइनस लॉस इज इक्वल टू आउटपुट बनेगा। एक आपको क्वेश्चन मिलेगा यहां से, सॉर्ड लेदर के नाम से सबको मिल गया? प्लीज ये काइंडली बताइए जरा एक मिनट। इसमें एक ये क्वेश्चन है, सॉर्ड लेदर की रिक्वायरमेंट अगर आप पढ़ेंगे तो बजटेड प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट ईयर if the budgeted sales have been determined with the objective of maintaining 25% margin of safety on sales। आपने फाइंड आउट ये करना है, ये ब्रेक इवन एनालिसिस टाइप और सीवीपी टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये। तो दिस इज अ टाइम कि हम कुछ चीजों को मिक्स अप करके कर सकें और या ताकि सब चीजें ही सही तरह रिफ्रेश रहें। तो इस क्वेश्चन में उसने मांगा है बजटेड प्रोडक्शन को फॉर द फर्स्ट ईयर, देयरफॉर ओपनिंग स्टॉक शायद नहीं होगा फर्स्ट ईयर, ऊपर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फॉर द फर्स्ट ईयर if the budgeted sales have been determined with the objective of maintaining 25% of the 25% margin of safety on sale। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी जरा डिफाइन करना जरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे कहते हैं? बजटेड सेल, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25% है तो बेस क्या होती है, कौन सी सेल? बजटेड सेल अगर 100 है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर 25 है, तो बैलेंसिंग फिगर ब्रेक इवन है 75। तो आप जब डाटा पढ़ेंगे ना आप जब ये सारा डाटा अंडरस्टैंड पढ़ेंगे तो इस डाटा में से आपको ब्रेक इवन की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी, और अगर आप ट्राई करेंगे तो कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट भी शायद नजर आ जाए। तो अगर हमने ब्रेक इवन सेल निकाल ली तो डिवाइड बाय 75 इंटू 100, इफ बजटेड सेल तक अगर आ गए तो उसने मांगी है बजटेड प्रोडक्शन।
तो बीच में अगर आप ढूंढेंगे तो आपको ना एक स्टॉक भी नजर आना है। फर्स्ट ईयर तो है, ऑब्वियसली शायद ओपनिंग तो नहीं होगा, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो फिर एक स्टॉक की फिगर आपको मिलेगी जो क्लोजिंग स्टॉक बनेगा। फर्स्ट ईयर अगर है, ऑब्वियसली प्लीज ओपनिंग स्टॉक तो नहीं होगा, लेकिन मांगा उसने है बजटेड प्रोडक्शन। तो तरीका क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ब्रेक इवन सेल, ब्रेक इवन सेल से बजटेड सेल 100 करके, और फिर स्टॉक की एडजस्टमेंट करके आप बजटेड प्रोडक्शन तक पहुंच सकेंगे। तो ये क्वेश्चन अब आपको मैंने आज होमवर्क देना, इसमें भी ना ये बीच में जो इशू आएगा ना ये है, तो वेस्टेज लॉसेस का इसमें भी एक मसला आएगा। तो ये भी जहां तक हो सके आप लोग सोच लीजिएगा। ये जो डेजी है, ये जो इस वक्त ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, एक आध सवाल मैंने फिर और मिक्स करना इंशाल्लाह, फिर उसके लिए इकट्ठा टाइम निकाल कर इन सारे क्वेश्चंस को एक ही दफा फाइनल करेंगे, ठीक है। तो पेज नंबर सर जी 72 है मेरे पास। तो इसमें जो सॉर्ड लेदर जो है, इसको आपने काइंडली जरा प्लीज रिवाइज करने की कोशिश करनी है। एक काम बल्कि कीजिएगा, एक मैंने क्वेश्चन अभी बोला था, क्वेश्चन नंबर 4 इन सीवीपी। तो आजकल जरा मैं होमवर्क इसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा कोई मेरी तरफ से होमवर्क नहीं होगा। तो पिछली चीज़ें काइंडली मिला के अगर आप फाइनल करने, एक ऑल्टर मैंने बोला था सिंगल प्रोडक्ट में ब्रेक इवन एनालिसिस में, उसमें एक इंस्पेक्टेड यूनिट्स आए थे, तो कुछ उसको भी जरा देख लीजिएगा लॉसेस के एंगल से। बहरहाल इसके अलावा भी अगर कोई आपको कंफ्यूजन आई तो वो भी इंशाल्लाह पे डिस्कस करेंगे। तो इसको क्वेश्चन को काइंडली जरा होमवर्क रख लें। तो मीनवाइल जरा उसी पेज पे आने जो कल हमने डिस्कशन की थी, जिस डिस्कशन पे हम कल थे स्टार्ट में, वहां आ जाए। तो प्लीज अब अफोर्ड नहीं कर सकेंगे आपके साथ साथ ना पढ़ें, डेली बेसिस पे प्लीज जरूर साथ साथ रहने की कोशिश करनी है। ये कल फर्स्ट दो पेजेस पढ़े थे, एक नजर पड़ेगा जरा, कोई कंफ्यूजन कल से रिलेटेड पर एक क्वेश्चन करते हैं। तो कल से रिलेटेड सवाल तो नहीं है, एक नजर देखें कल क्या बात हुई है। एक प्रोडक्ट को कब तक बनाते हैं, जब तक उसकी कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है। फिर अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाली प्रोडक्ट्स को बनाते रहें अप टू द डिमांड। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर आ जाए तो फिर उन प्रोडक्ट्स को प्रेफर करें जिनकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट नहीं, जिनकी कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर हाईएस्ट है। उससे फिर आप अपनी कंट्रीब्यूशन को और देयरफॉर प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब था कंट्रीब्यूशन, जो हमने एग्जांपल की थी, कंट्रीब्यूशन पर मशीन आर। तो अगर ये लेबर आवर्स हो तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर, अगर ये केजीज शॉर्ट हो, लिमिटिंग हो मटेरियल के केजीज, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी की बेस पे रैंकिंग होगी। और रैंकिंग के बाद फिर आप अपनी प्रोडक्शन को फाइनल करके फिर अगर क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो तो कंट्रीब्यूशंस कैलकुलेट कर लेंगे। जी आई एम वेटिंग, प्लीज कोई एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंफ्यूजन हो। समझ आ गया था सर सबको कल क्या बात हो रही थी? जी डियर, पेज नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 ढूंढना। बॉक्साइट लिमिटेड requirement based on optimum production plan, based on optimum production mix, compute BL's net profit for the month of February। एक नेट प्रॉफिट तक आपने आना। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान मिक्स का मतलब जरा पिछले पेज पे शायद लिखा हुआ था कल, ये जो वर्ड आया था लास्ट पेज पे जरा देखिएगा एंड पे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान ई के लिए एक वर्ड यूज हो गया ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स। मिक्स का मतलब है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट किस तरह से मिक्स करके बेचे।
तो ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स या ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का मतलब होता है एक ऐसा प्लान जो अपने रैंकिंग की बेस पे बनाया है प्रोडक्शन का, जिससे क्या होगा प्लान, इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं आप प्लान ऑफ प्रोडक्शन which will maximize the contribution, which will maximize the profitability. कंट्रीब्यूशन अगर आप बढ़ा लेंगे फिक्स कॉस्ट का टोटल विल रिमेन, आप जो मर्जी प्रोडक्ट बनाए फिक्स कॉस्ट का टोटल विल रिमेन सेम। तो एक ऐसा प्लान ऑफ प्रोडक्शन विच विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान या ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स, ऐसा प्लान ऑफ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स जो रैंकिंग की बेस पे है, और रैंकिंग की बेस पे जो प्रोडक्शन प्लान आप बनाएंगे उससे क्या होगा आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाएगी। ठीक है सर, तो हमने क्या बताना है कि एक ऐसा कौन सा प्लान है, एक ऐसा प्रोडक्शन प्लान जिसके प्रोडक्शन प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो जाए, और फिर वो कैलकुलेट करके भी दिखाना कि उस फरवरी के महीने में प्रॉफिट क्या आएगा। तो फर्स्ट लाइन से शुरू कीजिएगा सर। कंपनीज एंगेज इन द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ 3 प्रोडक्ट्स, पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। थोड़ा सा नीचे था नेक्स्ट लाइन में। The following information is available from BL's records for the month of February 12. अब सेल प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है। एग्जामिनर आपको जिन चीजों से फंसाएगा उन्हीं चीजों में अक्सर हम फंसते हैं, जिन चीजों में हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं वही मसले हमारे अभी तक रिजॉल्व नहीं हो पा रहे। देन वो कहता है मटेरियल कॉस्ट पर केजी, लेबर टाइम पर यूनिट मिनट्स में दिया हुआ है, मशीन टाइम पर यूनिट आवर्स में दिया हुआ है, नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स केजीज में दिया हुआ है, यील्ड परसेंटेज 90%, 100, 95%, 92%। यील्ड का मीनिंग होता है इनपुट आउटपुट परसेंटेज। इनपुट आउटपुट परसेंटेज। तो 90% का फिर मतलब होगा, 95% का मतलब होगा, 92% का मतलब होगा। बाय डिफॉल्ट बेटा मेरे वर्ड सुनते रहिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि जो बातें हो चुकी हैं वो भी बीच में मिक्स कर दूं। इनपुट आउटपुट परसेंटेज अगर 90% दी हुई है ना, तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम कि इनपुट इज 100। ऑफ कोर्स आपने जो क्वेश्चन कल किया उसमें लिखा हुआ था 6% ऑफ द आउटपुट, आपने जो आइडियल केमिकल्स किया उसमें लिखा हुआ था 2% ऑफ आउटपुट आई थिंक। लेकिन अगर हमें इंफॉर्मेशन ना हो, बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 जो मैं अभी ऑल्टर याद करवा रहा था उसमें लिखा हुआ था 5% ऑफ द इंस्पेक्टेड यूनिट्स, तो ये बेस डिफरेंट हो सकती है। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लैरिटी ना हो, मतलब इन अदर वर्ड्स क्वेश्चन में सही पूरी इंफॉर्मेशन ना हो, तो वी अज्यूम के परसेंटेज ऑफ लॉस इज ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट। तो इट मींस ये फिर बनेगा 90% का मतलब कि अगर 100 kgs इनपुट है तो 90 kgs आउटपुट है। 95 का मतलब क्या हो जाएगा 100 के अगेंस्ट 95। 92 का मतलब क्या हो जाएगा 100 के अगेंस्ट 92। लॉसेस हैं, देयरफॉर इनपुट आउटपुट की परसेंटेज सेम नहीं है। ये वर्ड एक दफा पहले भी कभी आया था, जरा अगर वॉल्यूम 1 इर्द गिर्द है तो जरूर वहां से भी हाईलाइट करें, वैसे मैं कोशिश करता हूँ अगर आपके सामने क्वेश्चन ला सकूं। चलें वो एग्जैक्टली निकला है, अल्लाह का शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 5 था क्लोन लिमिटेड, यहाँ ये आया था इनपुट आउटपुट रेशियो 188, इट मींस 12% लॉस था। 196 4% लॉस था। 100 किसको उसने रखा था, यहाँ उसने बताया हुआ था इनपुट आउटपुट रेशियो 100। तो कैन बी 100 कैन बी आउटपुट, कैन बी इनपुट। आपने जो क्वेश्चन जिनका मैं नाम ले रहा हूँ डेजी और आइडियल केमिकल्स, उसमें आउटपुट की बेस पे भी है ये। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन ना हो तो बाय डिफॉल्ट वी अज्यूम, अगर ना भी पता हो तो इनपुट इज 100, तो इसी को यील्ड कहते हैं। आपको शायद ये मिक्स एंड यील्ड वेरिएंस में भी थोड़ा सा आइडिया है इसका। बहरहाल अगर
सिंपली यील्ड मींस कि इनपुट और आउटपुट किस तरह से, इनपुट जो है वो आउटपुट में किस तरह से कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी, मैंने कुछ बातें काफी सारी बीच में कर दी हैं, मेरी बात किसी को समझ आई है? कुछ क्वेश्चंस मैंने माय डियर बोले हैं, सबको कुछ बातें याद आई हैं? तो बेस हमारी चॉइस नहीं है, बेस इज द चॉइस ऑफ द एग्जामिनर। वो किसको बेस रख के क्वेश्चन में लॉस की परसेंटेज बता रहा है, ये हमारी चॉइस नहीं है। हमें पहले क्वेश्चन गौर से पढ़ना है। हाँ, अगर पता ना चले तो देन फिर बाय डिफॉल्ट इनपुट की बेस पे लॉसेस होते हैं। ठीक है, तो मतलब इसका बेटा ये बनेगा, यहां तक जो मैंने बात की है, अगर हम इन दोनों बातों, आखिरी दोनों चीजों को आपस में लिंक कर सकें, तो ये 90 और 6 नेट वेट पर यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स 6 kg होगा। लेकिन अब फिनिश गुड्स मींस आउटपुट, तो क्या ये फिर 6 डिवाइड बाय 90 होगा? जी डियर, 6 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करके इनपुट केजीज फाइंड आउट किए जा सकते हैं। अगर 6 kg वेट है आउटपुट का फिनिश गुड, सही कह रहा हूं मैं? फिनिश गुड इनपुट या आउटपुट, फिनिश प्रोडक्ट? ये तो वैसे कुछ ऐसे ही वर्ड्स आ गए जो डेजी में आए थे। तो ये आउटपुट है, तो 6 डिवाइड बाय 90, 4 डिवाइड बाय 95 एंड 5 डिवाइड बाय 92 रिस्पेक्टिवली से मल्टीप्लाई करके इनपुट निकाली जा सकती है। एनी कंफ्यूजन? अब यहां तक रिस्पॉन्ड कर देना जरा, मेरी जो बातें हुई हैं सारी। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े, फिर देन बड़ा एस्टिमेटेड डिमांड दी हुई है 10,000, 20,000 एंड 9,000। नेक्स्ट पढ़े, ईच वर्कर इज पेड मंथली वेजेस ऑफ 15,000 एंड वर्क्स अ टोटल ऑफ 200 आवर्स पर मंथ। 15,000 रुपीज हर वर्कर को पे किए जा रहे हैं, और वो हर महीने में 200 आवर्स अगर वर्क कर रहा है और जरूरत पड़े तो हमें पर आवर रेट निकाल सकते हैं हम। BL's total overheads are estimated at 20% of the material cost। मटेरियल कॉस्ट को अगर आप 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो BL के टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे, टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। अब टोटल ओवरहेड्स मींस फिक्स भी हैं, वेरिएबल भी हैं। अगर हमें कहीं कंट्रीब्यूशन वगैरह निकालनी पड़ी तो हमें वेरिएबल और फिक्स को अलग करना पड़ेगा। नेक्स्ट लाइन, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 5 million per month and are allocated to each product on the basis of machine hours। 1 lakh machine hours are estimated to be available in the February 2012। कैलकुलेटर पकड़ें सर, अब प्लीज ये बातें अपने जहन में फाइनल करने की कोशिश करें। What is 5 million estimated fixed overheads? What is 100,000 machine hours estimated hours? और प्रोडक्ट को और ओवरहेड्स ने एलोकेट भी होना ऑन द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स। तो क्या किया जा सकता है? कंसंट्रेट करें। 5 million डिवाइड बाय 1 lakh इज इक्वल टू 50 पर मशीन आवर। ठीक है, पर मशीन आवर। ये फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक एस्टिमेटेड रेट आ गया पर आवर। पर आवर क्यों वर्कआउट किया मैंने? क्योंकि वो प्रोडक्ट्स को एलोकेट कर रहा हूं द बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, बेस उसने मशीन आवर्स बताई है। तो ये आगे बेटा फिक्स्ड ओवरहेड्स 50 पर मशीन आवर। अब इसकी बेस पे शायद अगर हम थोड़ी सी वर्किंग करना चाहें तो शायद हम फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग करने की पोजीशन में होंगे। कैसे? अगर मटेरियल कॉस्ट जो भी आएगी उसको 20% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिक्स ओवरहेड्स का एक टोटल आ जाएगा। उसमें से फिर अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर देंगे तो हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड्स बच जाएंगे। तो ये फिर वर्किंग अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हुए करते हैं। यहां तक बस आप ये रेट लिख लिया, रेट की वर्किंग प्लीज लिख लीजिए। तो आप रजिस्टर कैंडी खोल लें। हम क्या करें, पिछला पेज पढ़ेंगे जहां कुछ स्टेप्स आए थे, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कैसे बनते हैं, और उसके बेस पे फिर अप्लाई करते हैं। तो कैंडी आए, स्पीड अप हो जाए। बॉक्साइड लिमिटेड
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, बॉक्साइट लिमिटेड, नेट प्रॉफिट for the month of February 12. इसमें बेटा डेफिनेटली इनकम स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ बनानी है हमने, लेकिन चलें ठीक है, उसके लिए पेज थोड़ा छोड़ दें, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, हम वर्किंग करते हैं। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान की बेस पे नेट प्रॉफिट निकालना, तो वर्किंग्स की तरफ आए। पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा किसके कितने यूनिट्स बन भी सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, बेस्ड ऑन अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर है भी या नहीं। तो स्टेप बाय चलेगा, पिछला पेज सामने रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के पीछे जो कल पढ़ा था हमने, ये कुछ स्टेप्स काइंडली तरह याद करने। सबसे पहले काम अब क्या होगा, आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर। आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर किसे कहते हैं, उस रिसोर्स को कहते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा हो और अवेलेबिलिटी कम हो। तो आए जरा क्वेश्चन देखें, कौन कौन से रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड है। हमें बेटा मटेरियल रिक्वायर्ड है, हमें लेबर टाइम रिक्वायर्ड है, हमें मशीन टाइम रिक्वायर्ड है। आई थिंक बस यही रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है। ऑब्वियसली उसके बाद मशीनें वगैरह भी रिक्वायर्ड होंगी, लेकिन उसकी कोई ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं कि वो कितनी है। तो पहली बात तो यहां से आपने जहन में रखनी है कि यकीनन मटेरियल भी शॉर्ट हो सकता है, हमें जितना चाहिए उतना अवेलेबल ना हो। लेबर जिस स्किल की हमें रिक्वायर्ड है वो भी शायद मार्केट में ना अवेलेबल हो, ये भी पॉसिबल है। मशीन टाइम भी हो सकता है, मशीनों की जो हमारी कैपेसिटी है वो भी शॉर्ट हो। लेकिन क्वेश्चन देख के फिर हमने ये डिसीजन लेना होता है कि क्या क्या चीज शॉर्ट है, क्या सब कुछ ही शॉर्ट है। हो सकता है अगर वो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे, लेकिन बेटा अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो जिस रिसोर्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन ना दे, जिस रिसोर्स के बारे में वो इंफॉर्मेशन ना दे, वी अज्यूम कि वो अवेलेबल है जितनी रिक्वायर्ड है। इन अदर वर्ड्स, जिस रिसोर्स की इंफॉर्मेशन नहीं है, वी अज्यूम कि वो लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, और हम वर्किंग सिर्फ उस रिसोर्स के एंगल से करेंगे जिस रिसोर्स के बारे में उसने कोई इंफॉर्मेशन दी होगी। मसलन मतलब हमें मटेरियल के केजीज का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, सवाए इसके कि पर केजी इतने का है, फिर उसके बाद उसने ये बता दिया है कि नेट वेट इतना होगा, हम इनपुट क्वांटिटी निकाल लेंगे। लेकिन वो कितने केजीज अवेलेबल हैं, कितने हमें रिक्वायर्ड हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल की कोई बात नहीं हो रही। सिमिलरली लेबर भी लिमिटिंग हो सकता है, लेकिन उसने कोई ऐसा बात नहीं बताई कि लेबर का कितना टाइम अवेलेबल है, सवाए इसके कि उसने एक वर्कर का मंथली हमें खर्चा बता दिया है और उसके मंथली आवर्स बता दिए। एक वर्कर है, एक, तो क्या हमारे पास एक ही वर्कर है, एक से ज्यादा वर्कर्स हैं, कितने वर्कर्स अवेलेबल हैं, वो कितना टाइम निकाल लेंगे, इस एंगल से भी क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें सिर्फ जो उसने चीज बताई है वो अगर हम लास्ट लाइन देखें तो उसने सिर्फ मशीन आवर्स का जिक्र किया है कि वो 1 लाख अवेलेबल है। हो सकता है ये भी सफिशिएंटली अवेलेबल हो, मींस वो हमें अब तभी पता चलेगा जब हम रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करेंगे। तो मैंने अभी तक क्या कहा है, कंसंट्रेशन दोबारा सुने, जिन रिसोर्सेज के बारे में क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कितने कितने अवेलेबल हैं और क्या वो सफिशिएंटली अवेलेबल हैं या नहीं है, वी अज्यूम कि वो अवेलेबल ही होंगे जितनी हमें रिक्वायरमेंट है। हम वर्किंग अगर करेंगे तो सिर्फ किसकी करेंगे, जिसके बारे में कोई वो अवेलेबिलिटी की इंफॉर्मेशन हमें देगा। मेरी बात सबको समझ आ गई है जो मैंने कही है? प्लीज कोई कंफ्यूजन हुई है मेरी किसी बात से तो प्लीज पूछ लें। इन अदर वर्ड्स, हम हर रिसोर्स की वर्किंग नहीं करेंगे, हम बस कोई ऐसा रिसोर्स ढूंढेंगे, हम बस ऐसा रिसोर्स ढूंढेंगे
जिसकी अवेलेबिलिटी की कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो आप फिर अब मेरी हेल्प करेंगे कि काइंडली मैं बस किसकी अवेलेबिलिटी चेक करूं, किस किस को रहने दूं, किसको बस अवेलेबिलिटी चेक करूं। मशीन आवर्स की मैं वर्किंग करूंगा। क्या केजीज भी लिमिटिंग हो सकते हैं, लेबर आवर्स भी, हर कुछ हो, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू बेटा क्वेश्चन हमारे पास अब इंफॉर्मेशन सिर्फ मशीन आवर्स की अवेलेबिलिटी के एंगल से है। तो आए अब इस पे फर्दर टाइम लगा के, इस पे और टाइम लगा के जरा फाइनल कर लें कि ये चेक कैसे करेंगे। तो आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर पता कैसे चलेगा? सबसे पहले आपने ढूंढना होता है कि व्हाट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो हाउ मच द लिमिटिंग फैक्टर इज अवेलेबल, बल्कि इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करना है, अवेलेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मींस इन दिस केस मशीन आवर्स। अच्छा ये ना कॉन्सेप्ट मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो आपसे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि अगर आप कंसंट्रेशन से सुन के बातें कंप्लीट करते रहें। तो अवेलेबिलिटी इज 1 लाख आवर्स। देन अवेलेबिलिटी को फिर कंपेयर करना होता है रिक्वायरमेंट से, रिक्वायरमेंट ऑफ मशीन आवर्स। हमें चाहिए कितने? इसका तरीका ये होता है कि इनिशियली आपने जो कुछ भी बनाना है, जो कुछ भी बनाना है, पेंटागन बनाने, प्रोडक्ट्स के नाम है, पेंटागन के यूनिट्स, हेक्सागन के, ऑक्टागन का, जितने जितने यूनिट्स आपने डिमांड के मुताबिक बनाने हैं, आप चेक करें कि क्या वो सब कुछ बन सकता है। कैसे? डाटा देखना अब आपने। तो पहली प्रोडक्ट का नाम है पेंटागन के, अगर हमें यूनिट्स बनाने हैं तो उसके यूनिट्स हैं कितने जो हमें रिक्वायर्ड है? 10,000। अगर डिमांड 10,000 है तो हमें इतने यूनिट्स बनाने। अब एक यूनिट ने मशीन का टाइम कितना लेना है, इंटू 4, 40,000 मशीन आवर्स। इसका मतलब है पेंटागन के यूनिट्स को चाहिए। हेक्सागन के मैं चेक क्या कर रहा हूं कि क्या सारे यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। हेक्सागन के कितने रिक्वायर्ड है? 20,000। एक यूनिट को कितना टाइम चाहिए? 2.5। देयरफॉर 50,000 घंटे हेक्सागन यूनिट्स को रिक्वायर्ड है। ये देख रहे हैं प्लीज, मिल रहा है प्लीज सर जी, मिल रहा है? 4 मशीन टाइम ढूंढ रहा हूं मैं, 2.5 घंटे आवर्स दिए मैं, 3 घंटे। तो कंफ्यूजन हो साथ साथ रहेगा। फिर देन ऑक्टागन को है, कितने यूनिट्स रिक्वायर्ड है? 9,000। और एक यूनिट को बनाने में 3 आवर्स रिक्वायर्ड है, तो 27,000 बेटा हो जाएगा रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम फॉर ऑक्टागन। इनको प्लस करेंगे तो टोटल टाइम रिक्वायर्ड इज 1,17,000। अब इसको कंपेयर करें अवेलेबिलिटी ऑफ आवर्स से। क्या अवेलेबल कम है? यस, देयरफॉर मशीन टाइम इज अ लिमिटिंग फैक्टर। फर्ज करें ये अवेलेबल मशीन आवर्स 150,000 होते हैं, तो इसका मीन सिंपली क्या होता कि मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। फिर अगर मशीन आवर्स लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो हम क्या करते हैं? फिर बेटा हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखते हैं, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अगर प्रोडक्ट्स की पॉजिटिव है तो हमारा फिर डिसीजन ये होता है कि सारी प्रोडक्ट्स बनाए टाइम है। उनमें से अगर फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट की नेगेटिव कंट्रीब्यूशन आ जाती, देन हम कहते हैं बस इसको रहने दें क्योंकि इट विल रिजल्ट इनटू नेट लॉस फॉर द बिजनेस। तो अगर लिमिटिंग फैक्टर ना होता तो सिर्फ आपने डिसीजन लेना है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बेस पे, और अगर कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव है तो वी शुड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स। लेकिन अगर लिमिटिंग फैक्टर है
तो देन वी विल डिसाइड कि अब कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पे रैंकिंग नंबर 1, 2 और 3 रिस्पेक्टिवली किसकी हो रही है, फिर अकॉर्डिंगली बनाएंगे। यहाँ तक मेरे सारे वर्ड्स क्लियर है? मैं कोशिश कर रहा हूँ बार बार जो चीजें कल डिस्कस हुई थी उनको आपके जहन में लाके बात फाइनल करूँ। इवन देन अगर मैं अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा तो प्लीज मेरे से साथ साथ पूछते रहें। एवरीथिंग इज क्लियर? वो 2-3 हजरात हैं बस, वो बेचारे लगे हैं, बाकी पता नहीं शायद बिजी। और ये नाश्ता तो नहीं चल रहा साथ साथ? चले होपफुली कम से कम साथ साथ चलना चाहिए, ये ना हो कि सिर्फ नाश्ता ही हो रहा हो और सिर्फ मेरी आवाजें ही आ रही हैं। जी डियर, तो पहला काम क्या था? पिछला पेज देखते जाएं। पिछला पेज इस क्वेश्चन से पीछे जो कल फाइनल किया था, हमने लिमिटिंग फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया है। अब क्या करें? अब क्या करें? अब कैलकुलेट करें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। करें जी कैलकुलेट। साफ सुथरा खुला खुला साथ साथ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किस किस की फाइंड आउट करें? पेंटागन, हेक्सागन एंड ऑक्टागन। सचिन तो ये वर्किंग में ही लिखना है यार। हमसे क्वेश्चन में एग्जामिनर ने सिर्फ क्या मांगा है? नेट प्रॉफिट की वर्किंग, नेट प्रॉफिट मांगा है, तो बाकी सब कुछ हम। बेटा हसीब यार, आप बताएं। अच्छा, लेबर के कितने आज अवेलेबल हैं? लेबर के आज की अवेलेबिलिटी बताइए। जी माय डियर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की स्टोरी ज़हन में लाएं। सेल प्राइस पर यूनिट ढूंढना शुरू करें चीजें। 2300, 1550, 2000। देन क्या करें? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वर्किंग्स आसान नहीं होंगी, साथ साथ रहना। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स। मटेरियल की वर्किंग देखें, सेकंड लाइन अगर देखें तो ये कॉस्ट पर केजी है। क्या हमारे एक यूनिट को 1 केजी रिक्वायर्ड है? ऐसा नहीं है। नीचे थोड़ा सा जाएं, फिनिश गुड्स का वेट देखें, नहीं 6 भी रिक्वायर्ड नहीं है राव अब्दुल्ला। 6 केजीज वेट होगा फिनिश गुड्स का। उससे नीचे जाएं, यील्ड की परसेंटेज में लाएं। एक वर्किंग मैं चेक कराऊंगा, बाकी आपने खुद करनी है। जी ठीक है राव अब्दुल्ला। लेकिन बेटा मेरी सजेशन ये कि इस तरह से कर लीजिएगा। 6 is the weight of output and the yield in this case is 90 into 100। फिर जो भी केजीज आएंगे, ऐसी राउंडिंग ऑफ का भी मेरा ख्याल इशू रिजॉल्व करें, मल्टीप्लाइड बाय केजीज ऑफ मटेरियल आ जाएंगे और मल्टीप्लाइड बाय 250 मल्टीप्लाई करके फिर फाइनल अमाउंट लिख लें। ऑफ कोर्स आप सॉल्व करके भी लिख सकते हैं, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट तक हमें जाना है, तो फाइनली मेरा ख्याल 250 से मल्टीप्लाई करके लिख लें, एज यू लाइक, जैसे आपकी चॉइस है। सिमिलरली मैं बाकी वर्किंग्स कर रहा हूं, आप लोग कंप्लीट करें। 4 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। अच्छा, इनके रेट ऑफ मटेरियल सेम ही लग रहा है। और 92 डिवाइड बाय 95 इंटू 100 इंटू 250। बहरहाल इस वर्किंग में अगर कोई कंफ्यूजन है तो जरूर फाइनल करें। अगर कोई कंफ्यूजन आ जाए बस वही सब बताएं, जिन्हें कंफ्यूजन नहीं वो ठीक है, आप वर्किंग करते जाएं।
So 6 divided by 90, 6 divided by 90 into 100 into 250 approximately, हर रुपीज में अगर आप अलाउ करें राउंड ऑफ कर लेते हैं, 166, ये चलें देख लें, अब आपकी चॉइस है, 67। अगर आपने राउंड ऑफ कर लिया मुझे उस पर कोई इतराज नहीं, और होपफुली आपको भी कोई इतराज नहीं होगा अगर मैंने राउंड ऑफ थोड़ा सा नहीं किया। 1052.63, 92 divided by 95 into 100 into 250, divided by 92 नहीं, मेरी फिगर ही गलत है, 5 divided by 92, 5 divided by 92 into 100 into 250. Finally, answer is 1358.70 समथिंग हो जाएगा। डायरेक्ट लेबर की वर्किंग कराएं। जिशान साहब वही बेटा निकाल रहे हैं जो भी डिस्कस हुआ था। 6 आउटपुट है और आउटपुट की परसेंटेज 90 है, इंटू 100 करके इनपुट निकाल रहा हूं, तो मटेरियल कितनी इनपुट है उसकी क्वांटिटी निकाल के 250 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है जिशान? जी डियर, डायरेक्ट लेबर की वर्किंग मेरा ख्याल है करने की कोशिश कर सकते हैं आप। जी, एक रेट पर आर चाहिए, गौर से सुनिएगा ये बात भी। यहां से जो हमें डाटा दिया हुआ था 15,000 रुपए और 2,000 घंटे पर मंथ, 15,000 पर मंथ, यहां से बेटा एक रेट आ सकता है 15,000 डिवाइड बाय 200, इट मींस आर्ली बेसिस पे हम 75 पर आवर पे कर रहे हैं। अगर 15,000 रुपया दे रहे हैं 200 घंटों का, तो हर घंटे का फिर अप्रोक्सीमेटली रेट 75 पर आवर आ जाएगा। लेकिन वर्किंग थोड़ी सी करनी पड़नी है इस एंगल से कि यहाँ ना 20 मिनट्स दिए में, ये मिनट्स में डाटा दिया हुआ, लेबर टाइम पर यूनिट तो है लेकिन मिनट्स में है। तो 20, 30 एंड 45, प्लीज ये बातें फाइनल करने की कोशिश करें, रिपीट हो रही हैं। 20 मिनट्स हैं लेकिन रेट पर आवर है। ऑब्वियसली दो काम हो सकते हैं, इस रेट को भी पर मिनट में कन्वर्ट किया जा सकता है डिवाइडेड बाय 60 करके, लेकिन ऑल्टरनेटिवली क्या किया जा सकता है, 20 मिनट्स को पर आवर भी बनाया जा सकता है। या तो आवर्स बना के पर आवर रेट मल्टीप्लाई करें, या मिनट्स को अगर मल्टीप्लाई करना है तो पर आवर नहीं फिर पर मिनट रेट से मल्टीप्लाई करने की कोशिश करें। दोनों तरीके पॉसिबल हैं, प्लीज खुद से जरूर ट्राई करें। मैं अगर फॉर एग्जांपल स्क्रीन देखिएगा एक मिनट, 20 बाय 60 कर रहा हूं, 60 मिनट्स इन एन आवर, यहां से मेरे आवर्स बन जाएंगे इनटू 75। ऑफ कोर्स ऑल्टरनेटिवली गौर से देखें, अगर मैं 20 मिनट्स को मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो 75 डिवाइड बाय 60 करके 75 रुपीज पर आवर डिवाइड बाय 60 मिनट्स इन एन आवर करके पर मिनट रेट भी निकाल सकता हूं। ठीक है सर? सिमिलरली ओके प्लीज। देन माय डियर, सेकेंडली हेक्सागन की अगर वर्किंग करेंगे तो हेक्सागन के लिए 360 सॉरी 30 मिनट्स है, 30 डिवाइड बाय 60 इंटू 75। ऑफ कोर्स ये सारी वर्किंग्स जो मैं लिख रहा हूँ ये कंपलसरी नहीं है कि आप लिखें, यू कैन सॉल्व ऑन योर कैलकुलेटर एज वेल। और फाइनली लास्ट में मिनट्स है मेरा ख्याल 45 डिवाइड बाय 60 इंटू 75, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25। आप लोग सॉल्व कीजिएगा 37.5 रुपीज पर यूनिट एंड 56.25 रुपीज पर यूनिट।
देन उसके बाद आ जाए मेन वर्किंग पे, वेरिएबल ओवरहेड्स। जी सर, ये वेरिएबल ओवरहेड्स के एंगल से डाटा पड़ेगा। वेरिएबल ओवरहेड्स की बेटा ऐसा इंफॉर्मेशन हमें कोई डायरेक्टली तो नहीं दी हुई है, एक सेंटेंस बस दिया हुआ। अगर कहीं आगे पीछे है तो प्लीज जरा रुक जाइएगा। हमें बीएल के टोटल ओवरहेड्स का एक रेट दिया हुआ, टोटल ओवरहेड्स आर एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ द लेबर कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट सॉरी। तो अगर मैं मटेरियल कॉस्ट का 20% करूंगा तो ये टोटल ओवरहेड्स आ जाएंगे। देन उसके बाद फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक आर्ली रेट गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग है। काइंडली डेटा अपने सामने रखना है क्वेश्चन का, मैं फिगर जरा लिख के समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मटेरियल कॉस्ट ऑफ द पेंटागन इज 1666.67। अगर मैं इसको 20% से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर जो भी आएगा उसका नाम होगा टोटल ओवरहेड्स। देन इस टोटल ओवरहेड्स में, बल्कि एक वर्ड शायद मुझे और लगाना चाहिए, ये मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट। अब हमने इसे पर यूनिट बना लिया हुआ है, तो ये आएंगे टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट। तो टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट से अब मुझे अगर वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो क्या दी हुई है कि हमें 50 पर आर रेट एक मिल गया है। देख सकते बेटा, कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा, 166.67 इंटू 20% से आपके पास टोटल ओवरहेड्स आए। उसमें से फिर -50 सिर्फ नहीं करना, -50 सिर्फ अगर आप करेंगे तो वो तो पर आर रेट है। वो क्या रहा है, 1666.67 मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 20% से आपके पास आ जाएंगे टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट। तो इसमें से फिर हम जस्ट 50 इसलिए माइनस नहीं कर सकते, ये पर आर है और एक यूनिट को 4 घंटे रिक्वायर्ड है। तो पर आर रेट को पर यूनिट में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये भी पर यूनिट ओवरहेड्स आ रहे हैं। प्लीज मेरी बात एक सेकंड पूरी होने दें। व्हाट इज 1666.67 इंटू 20% टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट, देयरफॉर माइनस फिक्स्ड ओवरहेड्स per unit. What is 50? It is fixed overheads per machine hour, and 1 unit of the product Pentagon requires 4 hours per unit. Therefore 50 into 4 करके क्या चीज निकलेगी, fixed overheads of 1 unit of Pentagon, then multiplied by 4 के बाद then minus total overheads per unit to get the variable overheads per unit. बात समझने की कोशिश करें, बात समझ आइए, पहले ये बता दें। लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन, अगर मसला है तो। Why I am multiplying this 50 with the 4? This 50 is rate per hour and 1 unit is not taking 1 hour of machine. Pentagon's 1 unit is taking 4 hours. तो therefore 50 into 4 से जो 200 रुपीज आ रहे हैं, इट इज फिक्स ओवरहेड्स पर यूनिट। तो यहां से जो टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट आएंगे उसमें से फिर 200 पर यूनिट माइनस होके वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक वर्किंग मेरी, बाकी प्लीज आई रिक्वेस्ट कि बाकी वर्किंग्स हेक्सागन और ऑक्टागन की खुद से कंप्लीट करें। तो -50 इंटू 4 तो इज इक्वल टू समथिंग 133.33। आप लोग बाकी कंप्लीट करें, मीनवाइल को इस वर्किंग में अगर इशू है तो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, जरा देख लूँ।
हेक्सागन की करें, पर आर रेट इज 50, लेकिन पर मशीन आर into 2.5 hours of machine is equal to 85.53 approximately. Finally, for octagon, 1358.7 into 20% minus 50 into 3 hours per unit. ये प्लीज थोड़ा सा बोल के एक्सप्लेन करके लिखा करें, व्हाट यू आर डूइंग आपको क्लियर होना चाहिए। 121.74। एनी कंफ्यूजन इन दिस वर्किंग? हो क्या रहा है, टोटल ओवरहेड्स का उसने एक रेट बताया और देन फिर उसने फिक्स्ड ओवरहेड्स की एक इंफॉर्मेशन दी है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स में से फिक्स्ड ओवरहेड्स पर आर उसने बेस बताई थी, लेकिन हम क्योंकि पर यूनिट में वर्किंग करना चाह रहे हैं तो पहले उसे फिक्स्ड ओवरहेड्स को पर यूनिट बनाएं, टोटल ओवरहेड्स पर यूनिट में से माइनस करके वेरिएबल ओवरहेड्स पर यूनिट तक आप आ सकते हैं। ठीक है सर, क्लियर? कंप्लीट कर ली वर्किंग सब में? चलिए अब स्टोरी जेन में लाते जाएं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, फाइंड आउट करें। अब वेरिएबल कॉस्ट हमने कैलकुलेट की हुई है, सेल में से लेस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स आपकी अप्रोक्सीमेटली आएंगी 1825.1175.66। अगर अपने थोड़ा सा राउंड ऑफ किया हुआ तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट आ जाएगा, 1536.69। देन माय डियर, जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी तो प्लीज पेज पिछला क्वेश्चन से पीछे जो पेज पड़ा था, सबसे पहला काम क्या हो गया जी? तैयार वो जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जब आ गई तो उसके बाद फिर अब आप पॉइंट नंबर 3 पे आए। अब कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। अब ये जो वर्ड्स आगे आएंगे ना, इनको जरा मेरे साथ सही समझिएगा जरा। कहते हैं कैलकुलेट द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट। व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? मशीन आवर्स। इसका मतलब फिर ये बनेगा कि व्हाट आर द मशीन आवर्स पर यूनिट, और शायद हमें को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है। बेटा प्लीज ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब निकालनी है, ऊपर सेल लिखी हुई है, सेल लिखी हुई है। अगर मेरी फेस ठीक नहीं है तो मैं ठीक कर लेता हूँ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मैं लिख लेता हूँ सर। लिखनी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ही है। हाँ ठीक है, अगर आपने वेरिएबल कॉस्ट का टोटल करना है, अगर मेरी फिगर ठीक नहीं मैं लिख लेता हूँ 475, 374.34 एंड 463 आप लोगों ने अगर वेरिएबल कॉस्ट लिखी है तो ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तक आना। इसको छोड़ें, पिछले पेज पे आइडेंटिफाई लिमिटिंग फैक्टर, वो मशीन आवर्स था। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अब आ गई। देन उसके बाद अब हमने आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट, एंड व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर इन दिस केस मशीन आवर्स, और मशीन आवर्स पर यूनिट आर गिवन इन द क्वेश्चन
तो व्हाट आर द मशीन आवर्स पर यूनिट? 4 आवर्स, 2.5 आवर्स एंड 3 आवर्स। अगर लिमिटिंग फैक्टर लेबर आवर्स हो तो लेबर आवर्स पर यूनिट, लिमिटिंग फैक्टर अगर केजीज हो तो केजीज पर यूनिट। तो लिमिटिंग फैक्टर पर यूनिट आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑब्वियसली अगर वो गिवन है तो आपने उसको मेंशन कर लेना है। अब जरा स्टेप्स पढ़ते रहिएगा, आगे चलें। अब क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर। कैसे? एक आध वर्किंग भी प्लीज लिखिएगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मशीन आवर पर यूनिट से डिवाइड करें। 475 divided by 4 is equal to approximately 118.75, 149.74, 154.44। फिगर्स मेरे सब मैच करते रहें। कोई कंफ्यूजन है मेरी फिगर्स में, अगर गलती है तो प्लीज जरा बता दें। कर क्या रहा हूं ये क्लियर रखें, बाकी वर्किंग से बड़ा होती रहेंगी। हो क्या रहा है, एक यूनिट की कंट्रीब्यूशन हमने निकाल ली थी, लेकिन फिर पता ये चला कि जो लिमिटिंग फैक्टर है वो हर यूनिट पे सेम नहीं है, वो आइटम वाइज डिफरेंट है। 4 आवर्स, 2.5 आवर्स एंड 3 आवर्स रिस्पेक्टिवली। देयरफॉर इन सब की बेस, इन कंट्रीब्यूशंस की बेस हमने पर मशीन आवर कैलकुलेट कर ली है। विच मींस कि अगर मशीन का 1 घंटा पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन को देंगे तो रिस्पेक्टिवली 118.75, 149.74 और 154.44 रुपीज ऑफ कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएंगे। यहां से अब आगे बढ़े। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ढूंढे कहीं, रैंकिंग करें। तो रैंकिंग्स की बेस पे रैंकिंग अगर करें हम, तो सबसे पहले किसको फिर बनाना चाहिए? बेटा फिर वही होता जो होना चाहिए था यार, फिर इसका मतलब उसको बनाना ही नहीं है। 1, 2 एंड 3, ठीक है। आप लोग बस में से मैच करने में, ऑब्वियसली सबसे पहले हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन बेटा 1, फिर 2 एंड 3। तो अगर कंट्रीब्यूशन ही नेगेटिव आ जाए तो उसको तो फिर रैंकिंग में कंसिडर ही नहीं करना चाहिए। देन इस रैंकिंग की बेस पे जब ये रैंकिंग हो जाती है तो प्लीज एक नेक्स्ट स्टेप पढ़ लें, वहीं पिछले पेज पे पढ़ प्लीज, मैं उसी सीक्वेंस में चलना चाह रहा हूँ। अब फिर क्या किया जाता है? एक ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाया जाता है। इसका क्या मीनिंग होता है ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान? और इसी को प्लान को फिर एक मिक्स भी कहा जाता है, ऑप्टिमम प्रोडक्शन मिक्स ऑफ द प्रोडक्ट्स। एक ऐसा प्लान जिससे कंट्रीब्यूशन मैक्सिमाइज हो सके। और वो कल हमने फिर डिटेल में जरा डिस्कस किया था कि अगर आप कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर की बेस पर रैंकिंग करके कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करेंगे तो उससे फिर कंट्रीब्यूशन आपकी मैक्सिमाइज हो जाएगी। देन माय डियर, ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान कैसे बनेगा, ये जरा कंसंट्रेशन सुने जरा। ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान का मीनिंग अब ये है कि जो हमारे पास अवेलेबल 1 लाख आवर्स हैं वो हम इस रैंकिंग के मुताबिक कैसे इस्तेमाल करें। तो इसको जरा प्लीज सुन लीजिएगा जरा। अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन आवर्स 1 लाख। अब इस प्लान के मुताबिक इस्तेमाल अगर करेंगे तो फिर किस किस को कितना टाइम यूटिलाइज हो जाएगा और फिर किस किस के लिए टाइम शायद ना बच सके, ये हमने डिसाइड करना है। तो सबसे पहले अब हम इस रैंकिंग के मुताबिक ऑक्टागोन के यूनिट्स बनाएंगे, क्योंकि उसकी रैंकिंग 1 होगी। उसके यूनिट्स टोटल बनाने कितने हैं आपने डाटा प्लीज ढूंढना है। 9000। उसके एक यूनिट को टाइम लगना है 3 आवर्स। तो इट मींस 27,000 ऑफ मशीन आवर्स। तो सबसे पहले ऑक्टागन के लिए यूज करने हैं। देन माय डियर उसके बाद फिर हेक्सागन है।
हेक्सागन के हमें 20,000 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, उसके एक यूनिट को बनाने में 2.5 आवर्स रिक्वायर्ड है। देन सर जी साथ साथ में जरा चेक कर लेना चाहिए, 1 लाख आवर्स से 27,000 अगर घंटे हैं यूज हो जाएंगे ऑक्टागन को तो 100 माइनस 27 टू बी वेरी एग्जैक्ट 73,000 आवर्स अभी अवेलेबल हैं। तो ये कुछ जरूरी नहीं कि आखिरी प्रोडक्ट ही समटाइम्स रह जाए, हो सकता है फर्स्ट के बाद दूसरी भी पूरी ना बन सके, तो ये वर्किंग जरा साथ साथ ही करनी चाहिए। तो 1 लाख में से 27,000 आवर्स अगर यूटिलाइज हो गए तभी 73,000 आवर्स अवेलेबल हैं और हेक्सागन को 50,000 आवर्स रिक्वायर्ड हैं, विच मींस के दिए जा सकते हैं। अभी भी 27,000 प्लस 50,000 77,000 आवर्स देने के बावजूद 23,000 आवर्स स्टिल अवेलेबल हो जाएंगे। ये बात समझ आ रही है सबको जो मैं कर रहा हूं? और ये फिर बेटा किसके लिए बच सकते हैं? पेंटागन के लिए। अब पेंटागन के सारे यूनिट्स अगर बनाने हैं तो जस्ट एक मिनट वर्किंग करें, सारे यूनिट्स अगर बनाने हैं तो उसके तो सारे 10,000 हैं पेंटागन के, और उसके एक यूनिट को 4 चाहिए, 4 घंटे, तो वो तो 40,000 घंटे चाहिए, लेकिन 40,000 सफिशिएंटली अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 23,000 बन रहे हैं। इसका फिर तरीका क्या होगा? आपको एक रिवर्स वर्किंग करनी होगी। 1 यूनिट विल टेक 4 आवर्स ऑफ मशीन, अवेलेबल टोटल हैं 23,000 आवर्स, तो डिवाइड बाय 4 करके रिवर्स वर्किंग करके होपफुली हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 5750 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड ऑफ पेंटागन। तो काइंडली प्लीज जिस तरीके से मैंने वर्किंग की है आप काइंडली उसी सीक्वेंस में खुद से करके फाइनल करें, ऐसे ही देख के बस एक तरतीब में ना लिख लें, जिस जिस तरीके से मैंने जो फिगर फाइंड आउट की है प्लीज जरूर करें, इकट्ठे हो जाए प्लीज। ये नोटेड है सर? इसके चार्जिंग के देन बेटा जब ये काम हो गया तो इसकी बेस पे अब हम अपना प्रॉफिट डिटरमिन करने की पोजीशन में आ गए हैं। फाइनल अब डिसाइड ये हुआ है कि 9,000 यूनिट्स ऑफ ऑक्टागन, 20,000 यूनिट्स ऑफ हेक्सागन और 5750 यूनिट्स ऑफ पेंटागन ने प्रोड्यूस होना है इस अवेलेबल टाइम में। तो इन्हीं यूनिट्स की बेस पे फिर हम कंट्रीब्यूशन जनरेट कर सकेंगे। तो अब आ जाए जरा फर्स्ट पेज, अगर हमने छोड़ा था तो उसी पे जरा वर्किंग फाइनल कर लें। अब बेटा ऑब्वियसली एक छोटी चीज और जरा अगर रिवाइज कर सकें जहन में, अब हमने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो अगर तो वो कहे इनकम स्टेटमेंट बनाएं तो फिर तो हम फॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, सेल लेस वेरिएबल कॉस्ट फिर कंट्रीब्यूशंस और फिर फिक्स कॉस्ट वगैरह ढूंढ के। लेकिन अगर सिंपली हमने नेट प्रॉफिट निकालना है तो उस फॉर्मेलिटी में जाने के बजाय जिस तरह अगर आपके जहन में आ सके और अच्छा अगर रिवाइज करना है, ब्रेक इवन एनालिसिस में क्वेश्चन नंबर 10 शायद किया था एबीसी लिमिटेड के नाम से, उसमें भी अगर हम देख सकें तो ये चीजें अगर जहन में रहें तो समटाइम टाइम सेव हो सकता है। मतलब उस डिटेल में जाने की, इनकम स्टेटमेंट डिटेल में जाके बनाने की जरूरत नहीं है, अनलेस ऑफ कोर्स वो कहे इनकम स्टेटमेंट बनाए, फिर तो हमारे पास चॉइस नहीं है।
लेकिन अगर सिंपली नेट प्रॉफिट बस निकालना है तो हमारे पास यूनिट्स आ गए हैं, हम मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अवेलेबल है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन निकाल के बस फिक्स कॉस्ट का डिसीजन लेके लेस कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, अचानक में ध्यान में आया क्वेश्चन नंबर 10 अगर हम ढूंढ सकें या उसकी मैं वर्किंग अगर आपके सामने लाऊं, तो हमने एक प्रॉफिट की वर्किंग की थी, मेरे ख्याल में मिटा दी है शायद मैंने, अगर देख सकें आप लोग विद एडवर्टाइजमेंट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, तो हमने सिंपली कंट्रीब्यूशन निकाल के शायद नहीं बुक शायद ठीक है, क्वेश्चन भी अगर नजर आ जाए इसका रजिस्टर में अगर आंसर देख सकें आप, तो इन चीजों को अगर आपस में लिंक अप रखें, मिल गया क्या किसी को? हमने जब प्रॉफिट निकाला था क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था कि हम इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो हमने प्रॉफिट विद एडवर्टाइजमेंट विदाउट एडवर्टाइजमेंट, मेरे पास इस वक्त वर्किंग शायद अवेलेबल नहीं है, तो अगर आप अपने रजिस्टर में देख सकें, हमने एबीसी के जो यूनिट्स डिसाइड किए थे उन यूनिट्स को हमने सिंपली कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, मिल रहा है? प्लीज बता दें सर। क्वेश्चन नंबर 10 एबीसी लिमिटेड ब्रेक इवन, कुछ दिन पुरानी बात है। तो rather than preparing a full income statement starting from sale then variable cost, क्योंकि हम contributions अब निकाल चुके हैं, तो we can straight away multiply the units with the contribution per unit to get the total contribution, और then उसके बाद फिर फिक्स कॉस्ट। ठीक है राहुल अब्दुल्ला, वो बच्चों ने ढूंढ ली है मेरा ख्याल है, जो ढूंढना चाह रहे हैं। तो इसको भी लेकिन अगर आप देख के फाइनल कर लें यार, मैंने कल भी बात की थी, अब ये वाले यूनिट्स फाइनली देखने हैं जो ऑप्टिमम प्रोडक्शन प्लान में फाइनल हुए हैं, ये वाले जो यूनिट्स हैं। तो अब ये हमने जो ऑक्टागन पहले लिखा हुआ है, हेक्सागन बाद में, पेंटागन सबसे एंड में, ये बेटा रैंकिंग के एंगल से लिखा हुआ है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल पेंटागन पहले लिख दूं, हेक्सागन बाद में लिख दूं, क्योंकि उसी तरतीब से हमें यूनिट्स दिए हुए हैं, पेंटागन, हेक्सागन और ऑक्टागन, तो अगर मैं प्रोडक्ट्स के नाम उसी सीक्वेंस में कर दूं जिसका क्वेश्चन में है, तो इवन देन द यूनिट्स शुड रिमेन सेम, 5750 फिर 20,000 9,000, ऑब्वियसली अगर आप सीक्वेंस वही रख लें वो भी ठीक है। तो ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, हम थोड़ा सा प्रोडक्ट्स का सीक्वेंस बदल लेंगे, तो एज यू फील कंफर्टेबल, लेकिन अगर तरतीब कभी अरेंज हो जाए तो शायद ऐसे एक परेशान होने वाली बात भी नहीं है। लेकिन चले मैं आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करता। ऑक्टागन के जो फाइनल हुए हैं यूनिट्स 9,000 उनकी, लेकिन अब कंट्रीब्यूशन सही ढूंढिएगा, तो पर यूनिट कंट्रीब्यूशन इज 463.31, बनाया आप लोग भी। हेक्सागन 20,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय तकरीबन 374.34, देन उसके बाद पेंटागन 5750 मल्टीप्लाइड बाय 475, मुझे अगर टोटल कंट्रीब्यूशन तक पहुंचा दो, या मेरी फिगर्स मैच करना जरा, 4169, आप भी करें फिगर्स, बस देख लें, ऐसे ही सम टाइम लिखने में आपको टाइम लगेगा। वन फोर 387 840। जी प्रोडक्ट वाइज सब बनाते हैं जब क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो, उसने नेट प्रॉफिट मांगा है, तो हम उसमें क्यों टाइम वेस्ट करें कि हम प्रोडक्ट वाइज बनाएं, और प्रोडक्ट वाइज ही तो बना रहा हूँ वैसे मैं। टोटल कंट्रीब्यूशन में से बेटा फिर फिक्स कॉस्ट ढूंढ के आपने बतानी है।
क्या हमारे इस डिसीजन से क्या ऑक्टागन पहले बनाना है, हेक्सागन फिर बाद में बनाना है, फिर फाइनली पेंटागन के यूनिट्स कम बनाने हैं, क्या फिक्स कॉस्ट का टोटल विल चेंज? क्या हमारे इस डिसीजन से कि कौन सी प्रोडक्ट कितनी बनानी है, किस सीक्वेंस में बनानी है, क्या फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम? लेकिन एक चीज साथ ही जरूर जहन में लाएं, ऑब्वियसली अगर कम या ज्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो फिर पर यूनिट फिक्स कॉस्ट विल ऑब्वियसली चेंज। ज्यादा बनाएंगे तो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट कम आएगा, कम बना पाएंगे तो फिक्स कॉस्ट का पर यूनिट बढ़ जाएगा, लेकिन टोटल विल रिमेन सेम। और नेट प्रॉफिट अगर हमने निकालना है बिजनेस का तो टोटल विल रिमेन सेम। इन वर्ड्स को प्लीज साथ साथ बार बार सुन सुन के फाइनल जहन में रखें। ठीक है सर, तो इसका एक फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास 5 मिलियन पर मंथ डाटा वैसे भी है, तो पर मंथ हमने भी वर्किंग की, मंथ ऑफ फरवरी के एंगल से डाटा दिया हुआ था और हमसे भी पर मंथ ही प्रॉफिट मांगा जा रहा है। इसका एक फाइनल आंसर आइडिया मेरा ख्याल आ जाएगा 9387,840। ये बेटा चेक कर लीजिएगा कहीं बेटा प्लीज। अगर हम मार्जिनल कॉस्टिंग की बात कर रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट द पीरियड कॉस्ट, नॉट अ प्रोडक्ट कॉस्ट मिस्टर तैयब। ठीक है तैयब, जी माय डियर नोटेड है, प्लीज बताइएगा जरा। 15 मिनट है, एक छोटी सी डिस्कशन बीच में और शामिल कर लें। जी बेटा इमीडिएटली आफ्टर दिस क्वेश्चन, लिमिटिंग फैक्टर विद मेक और बाय ऑप्शन, मेक और बाय ऑप्शन मतलब लिमिटिंग फैक्टर है, लेकिन क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है कि बना के भी बेचा जा सकता है। मेक मींस मैन्युफैक्चर, बना के भी बेचा जा सकता है प्रोडक्ट्स को, और खरीद के भी बेचा जा सकता है। मींस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ट्रेडिंग भी पॉसिबल है। फुल कंसंट्रेट, फुल कंसंट्रेट। अभी बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया है, इसमें डिसीजन ये हुआ है कि ऑक्टागन को 9000 पूरा बना लें, हेक्सागन को भी 20,000 पूरा बना लें, पेंटागन को सिर्फ 5750 यूनिट्स बस बना लें, और बाकी जो उसकी डिमांड है 10,000, कैलकुलेट कीजिएगा जरा, 10,000 माइनस 5750 इज इक्वल टू 4250। हालांकि बेचे जा सकते हैं लेकिन अवेलेबल रिसोर्सेज ही नहीं है, मशीन का टाइम ही नहीं है हमारे पास। देयरफॉर 4250 हम नहीं बना के बेच सकेंगे, और देयरफॉर हम 4250 यूनिट्स के अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। लेकिन बेटा एक ऑप्शन फिर ये भी हो सकती है कि लिमिटिंग फैक्टर तो है, तो जिनको बनाया जा सकता है उन्हें बना के बेच लें, और फिर जिनको नहीं बना पा रहे आप रिसोर्सेज के लिमिटेड होने की वजह से, उनको किसी आउटसाइड सप्लायर से खरीद के बेच दें। तो जिनको बना के बेचेंगे उनके लिए वर्ड हो जाएगा मैन्युफैक्चर करके सेल करें, और जिनको नहीं बना पाएंगे क्योंकि लिमिटिंग फैक्टर है, उनके लिए वर्ड्स हो जाएंगे
कि उसे आउटसोर्स कर दें, मींस आउटसोर्सिंग, थर्ड पार्टी से खरीद के बेच दें, मींस परचेज करके सेल करें। इन अदर वर्ड्स उन यूनिट्स की फिर ट्रेडिंग कर लें। ट्रेडिंग क्या होती है? चीजें खरीद के बेचना। और मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? चीजें बना के बेचना। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिस्कस किया है, क्योंकि हमें कोई इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं थी कि इन प्रोडक्ट्स को हम खरीद भी सकते हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो देयरफॉर हमारा जो डिसीजन था वो क्या था कि 5750 यूनिट्स ऑफ पेंटागन बना लें, और जो नहीं बना पा रहे उनको फिर उन यूनिट्स को इग्नोर कर दें, बिकॉज इन द गिवन क्वेश्चन हमारे पास कोई ऑप्शन ऑफ परचेजिंग अवेलेबल नहीं है। लेकिन समटाइम्स कुछ क्वेश्चंस में क्या बताया जा सकता है कि परचेज भी किया जा सकता है फ्रॉम अ थर्ड पार्टी। तो अगर लिमिटिंग फैक्टर है और बनाने की भी ऑप्शन है, बना के भी बेच सकते हैं और खरीद के भी बेच सकते हैं, उस केस में फिर हम डिसीजन कैसे लेंगे, अब ये हम फर्दर इंशाल्लाह डिस्कस करना शुरू करेंगे। मैंने जो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताया सिचुएशन का, स्टोरी का, कुछ फॉलो किया बात आपने? मेरा कोई वर्ड ऐसा तो नहीं जिससे आप कंफ्यूज हुए? मेरा कोई वर्ड ऐसा हो जिस जो आपको समझ नहीं आ पाया? चले फिर पहले तो एक दफा दोबारा जल्दी से जो कल तक पढ़ा है या आज हमने फाइनल किया है उसको जरा इंडिविजुअली दोबारा रिवाइज करना। सिनेरियो 1 में अभी उसी तरह की गेम आएगी जिस तरह हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा। अभी तक क्या पढ़ा हमने कि अगर लिमिटिंग फैक्टर है तो सेल प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लिख के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना। और दोबारा जस्ट टू एम्फोसाइज, कोई अगर लिमिटिंग फैक्टर नहीं है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है तो सबको बनाए। लेकिन पहले जरा मशीन आवर्स के एंगल से बात हुई, थोड़ी सी बात लेबर आवर्स के एंगल से हो जाए, बात वही है। फॉर एग्जांपल अगर लेबर आवर्स लिमिटिंग है तो अब हम क्या करेंगे, एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लेबर हम कैलकुलेट करेंगे। कैसे? नेक्स्ट में स्टेप करना ही होता है कि लेबर आवर्स पर यूनिट ढूंढे। तो लेट्स अज्यूम 10 4 1, इट मींस 10 घंटे लगा के 200 रुपए ऑफ ए, 4 आवर्स लगा के 100 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ बी, और 1 आवर लगा के 50 रुपीज जनरेट हो रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप फिर क्या करें अब, कंट्रीब्यूशन पर आवर, लेकिन पर लेबर आवर कब और मशीन आवर कब? अगर मशीन आवर लिमिटिंग है तो मशीन आवर, और अगर लेबर आवर्स लिमिटिंग है तो कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। कैसे? 200 डिवाइडेड 10, 100 डिवाइडेड बाय 4, 50 डिवाइडेड बाय 1। प्लीज फॉलो करें मेरी बात। तो व्हाट इज 20, 25 एंड 50 रिस्पेक्टिवली, कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर। और देन क्या करें, इसकी बेस पर रैंकिंग कर लें, किसको रैंक नंबर 1 जा रहा हो रहा, किसको रैंक नंबर 1 अलॉट हो रहा है, सी, बी और ए। ऑब्वियसली बेटा वंस अगेन एक रिवर्स ऑर्डर बन तो रहा है, लेकिन ये ऐसे रट्टे वाली बात नहीं कि रिवर्स ही बनेगा। हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर लेबर आवर 50, सेकंड हाईएस्ट 25 एंड थर्ड हाईएस्ट 20। बात क्लियर है सबको? तो ये तो सॉर्ट ऑफ प्लीज एक रिवीजन है। और इसी तरह अगर मैं बार बार बोल रहा था कि अगर केजीज लिमिटिंग फैक्टर हो जाए तो कंट्रीब्यूशन पर केजी और फिर हाईएस्ट कंट्रीब्यूशन पर केजी की बेस पे रैंकिंग्स हो जाएंगी 1 2 3। तो लिमिटिंग फैक्टर कैन बी मशीन आवर्स, लेबर आवर्स, मटेरियल केजीज, मटेरियल लीटर्स, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। चलो आगे। ना आएगा सिनेरियो 2। सिनेरियो 2 ये, इफ देयर इज एन ऑप्शन टू परचेज फ्रॉम एन आउटसाइडर, फ्रॉम एन आउटसाइड सप्लायर, एंड देयर इज अ लिमिटिंग फैक्टर, मतलब लिमिटिंग फैक्टर भी है और किसी आउटसाइडर से खरीदने की ऑप्शन भी मौजूद है। देन बेटा जो कंपैरिजन होना वो क्या है, वी विल कंपेयर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट
विद द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द सप्लायर। एक जरा वर्ड बीच में लगा लें, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट compared with cost per unit of supplier means purchase price per unit. Once again, why we are taking only variable manufacturing cost per unit? Variable क्यों? क्योंकि बेटा हम फुल कंसंट्रेशन हम बना के बेचें या खरीद के बेचें, हमारे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम। हमारे बिजनेस की फिक्स कॉस्ट, रेंट ज़हन में रख लें, वो तभी रेंट खत्म होगा अगर हम पूरा बिजनेस स्टॉप करके सिर्फ ट्रेडिंग शुरू कर दें। लेकिन अगर हम बना के भी कुछ बेचना चाह रहे हैं, कुछ खरीद के भी बेचना चाह रहे हैं, तो फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। अगर हम बनाना चाह रहे हैं, हम कम बनाएं ज्यादा बनाएं, उससे हमारी बेसिक असम्पशन है कि फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज। तो वो बात कि हम बिजनेस ही बंद करके ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं, ये डिस्कस नहीं हो रहा है। डिस्कस ये हो रहा है किसको बना के बेचें, किसको खरीद के बेचें। देयरफॉर इस डिसीजन में फिक्स कॉस्ट विल नॉट चेंज। देयरफॉर हमें सिर्फ क्या देखना चाहिए, बनाने की वजह से कितना एक्स्ट्रा खर्चा होगा और खरीदने पे कितनी कॉस्ट आएगी। और अगर खरीदना महंगा पड़ रहा है तो बना लें, और अगर बनाना सस्ता पड़ रहा है तो बना लें, और खरीदना सस्ता पड़ा तो खरीद लें। मैंने जो फिक्स कॉस्ट के एंगल से खासतौर पर बात की, ये मेरी समझ आई है कि व्हाई वी आर नॉट टेकिंग फिक्स कॉस्ट। प्लीज अजी साथ साथ पार्टिसिपेट करें सर, इस तरह ऐसे मायूसी ना फैलाएं प्लीज। अगर क्लियर नहीं हुआ तो पूछ लें। हमारी अगर फैक्ट्री है, हम कुछ प्रोडक्ट्स बना के बेच रहे हैं और कुछ प्रोडक्ट्स जो नहीं बना पा रहे उन्हें अगर खरीद के बेच रहे हैं, तो फैक्ट्री के जो फिक्स खर्चे हैं वो नहीं चेंज होंगे हमारे इस डिसीजन से। देयरफॉर हम सिर्फ किसको कंपेयर करें कि बनाने की वजह से जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी, बनाने की वजह से कौन सी डायरेक्ट कॉस्ट आती है, मटेरियल लगेगा, लेबर लगेगी, ओवरहेड्स इंकर होंगे। लेकिन कौन से ओवरहेड्स इंकर होंगे हमारे बनाने की वजह से? वेरिएबल ओवरहेड्स। फिक्स तो इंकर होने ही होने हैं चाहे हम ना भी प्रोडक्ट्स बनाए। ये मेरा वर्ड ठीक है, मेरा एंड वाला जो मैंने बोला, फिक्स तो इंकर होना ही होना है चाहे हम ना भी बनाए। क्या अगर 0 यूनिट्स हो तो इवन देन फैक्ट्री का रेंट और फैक्ट्री के अगर कोई परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी कॉस्ट इंकर होनी है। तो एक छोटा सा कंपैरिजन शुरू कर लें। 2-3 मिनट है ऐसे ही हम वेस्ट करने की बजाय, जरा थोड़ा सा बात कंप्लीट आगे चल के आगे कंप्लीट करके ही चलें। देन माय डियर अब करेंगे क्या, फिर आप वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ढूंढेंगे। एक दफा काइंडली जरा दोबारा लिख लें, वर्ड लिख ही लें ताकि फिर ज़हन में रह जाए। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट हम कंसिडर करेंगे, सबसे पहले ढूंढेंगे व्हिच शुड बी सम ऑफ मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड्स। आउटसोर्सिंग एक वर्ड यूज होता है, आउटसोर्सिंग कॉस्ट पर यूनिट। ये वर्ड सिंपली परचेज कॉस्ट के लिए है। आउटसोर्सिंग बाहर से खरीदने की कॉस्ट, तो सिंपली परचेज कॉस्ट के लिए वर्ड है ये। अगर खुद बनाने की बजाय किसी थर्ड पार्टी से खरीदेंगे तो आउटसोर्सिंग कॉस्ट मींस परचेज कॉस्ट। मीनिंग समझे जरा इन फिगर्स का। अगर हम बनाएंगे ए, बी और सी को, तो वी आर एक्सपेक्टिंग 550, 1900 एंड 3050 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगी। अगर हम खरीदेंगे किसी बाहर आउटसाइड सप्लायर से, किसी बाहर वाले बंदे से, तो एक यूनिट ऑफ ए 750 का, बी 2000 का और सपोज सी 3500 का मिलेगा। वैसे ही आपसे एक सवाल है, बताएं क्या किसी को, ए को, बी को, सी को असूलन खरीदना चाहिए? बेटा तैयब नहीं यार, कम ऑन, सी को खरीदना चाहिए क्यों?
क्यों? बनाने में 550, खरीदने में 750, 1900, 2000, बनाने में 3050 और खरीदने में 3500। ये देखिए, क्या असूलन अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो, बेटा अब्दुल्ला क्या होगे, अगर हमारा कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो, कोई लिमिटिंग फैक्टर ना हो, तो क्या बना के बेचें या खरीद के बेचें यार माय डियर अब्दुल्ला, तैयब, मोहम्मद सुहेल? वो तो बात की बहस है। असूलन किसी भी प्रोडक्ट को, ना ए को, ना बी को, ना सी को, किसी को भी खरीद के नहीं बेचना चाहिए। क्यों? क्योंकि बनाना सस्ता पड़ रहा है। जी मैंने जिन हजरात के नाम बोले हैं खासतौर पर, जी मोहम्मद सुहेल, तैयब, मोहम्मद सुहेल एंड अब्दुल्ला, क्लियर है मेरी बात? असूलन किसी प्रोडक्ट को भी नहीं खरीदना चाहिए, बनाना सस्ता पड़ रहा है, बना के बेचें। जी मिस्टर मोहम्मद सुहेल, हाँ अगर मजबूरी हो जाए, कोई लिमिटिंग फैक्टर हो जाए, देन फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि लिमिटिंग फैक्टर को पहले कहां लगाएं, फिर कहां लगाएं, फिर कहां लगाएं। अगर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं है तो फिर सबको बनाएं। क्यों? क्योंकि बनाने से सुने 200 रुपया, 100 रुपया और 450 रुपीज बनाने से बचेगा। और अगर लिमिटिंग फैक्टर जहन से निकाल दें तो हमें असूलन ये तीनों बनाने चाहिए, क्योंकि बनाना सस्ता है, इन अदर वर्ड्स खरीदना महंगा है। मेरी बात सबको फाइनली क्लियर है? तो अगर लिमिटिंग फैक्टर है वो अलग बहस है, और अगर नहीं है तो फिर हमें किसी भी प्रोडक्ट को इस केस में आउटसाइड पार्टी से नहीं खरीदना चाहिए, बनाना चाहिए। क्योंकि बनाने में 200 रुपए, 100 रुपीज और 450 रुपीज सेव होंगे। हाँ, वो अभी बाद में कंप्लीट नहीं कर सका, इंशाल्लाह ये डिस्कशन कल दोबारा यहीं से स्टार्ट करेंगे। घर के लिए प्लीज सॉल्ट लेदर जहन में रखना है, और साथ साथ अगर आप रह ना पाए तो बेटा फिर बहुत मुश्किल हो जाना है। मुझे जिस दिन भी टाइम मिला, फिर मैंने ये डेजी, सॉल्ट लेदर और इस तरह के जितने क्वेश्चंस पीछे आए हैं, इन सब को मैंने एक सीक्वेंस में आपको रिवाइज करवाना है। तो प्लीज आपने मेरे साथ साथ रहना है, ये ना हो मैं जिस दिन बात शुरू करूं आपके क्वेश्चंस कंप्लीट ना हो। जिनका डेजी नहीं कंप्लीट था, जितनी कोशिश कर सकते हैं दोबारा करें और सॉल्ट लेदर की तरफ जाएं। आज जो मैंने बातें की हैं, मेरा ख्याल है कि शायद डेजी का इशू भी अब आप रिजॉल्व करने की पोजीशन में कुछ ना कुछ है। तो अगर 5 मिनट दोबारा उस लॉस की स्टोरी को कोशिश कर सकें तो ये आइडियल होगा, कि अगर आप खुद से हजम कर लें तो बेस्ट है। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल दोबारा यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे।